करूँ कि स्टार्ट सर? थे बेटे तो मैं कट जाए ना कौन डिस्टर्ब ना कौन नहीं थे बेटे मेरे तो सीधा पॉजिटिव अच्छी कर दूँ शुरू भी बिन करेगा थे। हेलो, एकदम सही है। एक बार सभी विद्यार्थियों का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढांढन की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। पिछली बार हम लोगों ने जब पढ़ाई की थी, हमारे पहले चैप्टर में हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सामान्य सूत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करने हेतु खींची जाने वाली विद्युत बल रेखाओं का जिक्र किया था। हमने विद्युत बल रेखाओं के गुणों की भी चर्चा की थी। आज हम उससे हमारी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण छोटा टॉपिक है, लेकिन परीक्षा में 1 अंक दिलवाता है। आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाइए साथ साथ में। राजू जी, ओ राजू जी, ओ बड़ा मोटे चलने लगो पे, बड़ा मोटे चलने लगो। वो बोले जो पछो शुरू से कर दे अभी ने। कोई दिक्कत नहीं, हट से ले लो, आगे काट दे। बड़ा मोटो गया देखो वो लिखना को। तो बैठ हाँ आगो हाँ, अभी डिलीट कर, अभी नहीं डिलीट कर दो, सुन ले लिखो ना। नहीं डिलीट नहीं, यहीं हाथ में मिटाना शुरू करो तो। अच्छा चलो ठीक, आंगली से मिटाओगे सर तो लिखते जाओगे, हाँ। पूरा हाथ करोगे सर मिटाओगे। ठीक है सर। तो पिछली बार जो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अर्थ, गुण और उसको प्रदर्शित करने हेतु खींची जाने वाली विद्युत बल रेखाओं के बारे में जाना था। विद्युत बल रेखाओं के गुणों को समझने का हमने प्रयास किया था। आज हम उससे हमारे टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव। मेरी आप लोगों से अपेक्षा रहेगी, आप साथ साथ नोट्स भी बनाते जाइए। नाम स्पष्ट हो रहा है, द्विध्रुव, यानी इसमें 2 ध्रुव है। कैसे 2 ध्रुव है? विद्युत शब्द पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब यह क्या हो गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम क्या बोलेंगे इसमें कि विद्युत द्विध्रुव में 2 आवेशों का युग्म है। दोनों आवेशों पर आवेश का जो परिमाण है आप देख रहे हैं, इस पर भी Q, इस पर भी Q। प्रकृति इसकी पॉजिटिव, इसकी प्रकृति नेगेटिव। तो हम क्या बोलेंगे इसको? समान परिमाण और विपरीत प्रकृति वाले आवेशों का एक ऐसा युग्म जिसमें दोनों आवेश एक दूसरे के बहुत ही निकट स्थित होते हैं। ध्यान देना, ये दोनों आवेश बहुत निकट स्थित है। इनके मध्य का जो विस्थापन है उसको हम लोग D मान सकते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो गई? समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति वाले आवेशों का एक ऐसा युग्म जिसमें दोनों आवेश एक दूसरे के अति निकट स्थित हो, उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। विद्यार्थियों, परीक्षा में प्रश्न आता है विद्युत द्विध्रुव क्या है? इसके कोई 2 उदाहरण दीजिए। उदाहरण की चर्चा हम थोड़ी देर बाद में करते हैं। पहले अपन लोग एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आवेश का परिमाण क्या है? Q। तो द्विध्रुव में स्थित जो आवेश का परिमाण है Q और आवेशों के मध्य का जो विस्थापन जिसको आप लोग D बोल रहे हैं, इन दोनों का जो गुणनफल है उसको हम लोग एक नई राशि से जानते हैं और उसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ध्यान रखना, यहाँ पर जो वेक्टर P है, इस P का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या परिभाषा हो गई?
विद्युत द्विध्रुव में स्थित आवेश का परिमाण तथा आवेशों के मध्य विस्थापन के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आगे समझने का प्रयास कीजिए। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि। तो आप लोग चाहे तो व्यक्त लगा सकते हैं। इसकी प्रकृति कैसी है? सदिश है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका हम मात्रक समझे। देखो आप, P किसका गुणनफल है? Q और D का। Q का मतलब आवेश। आवेश का मात्रक हमने क्या पढ़ रखा है? कूलाम। इंटू D का मतलब विस्थापन, और विस्थापन का मात्रक क्या पढ़ रखा है? मीटर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक है वह होता है कूलाम गुणा मीटर। हम लोगों ने बच्चों जब आवेश की चर्चा की थी उस समय हम लोगों ने आवेश के अनेक मात्रकों के बारे में जाना था। कूलाम था, ESU था, EMU था, फेराडे था। ठीक उसी प्रकार से यह जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसका एक अन्य प्रचलित मात्रक और होता है जिसको हम बोलते हैं डिबाई। ध्यान रखना आप लोग, परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कूलाम गुणा मीटर के अतिरिक्त एक अन्य मात्रक डिबाई से प्रदर्शित की जाने वाली भौतिक राशि का नाम लिखिए। आजकल जो प्रश्न आता है वो इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, एक ऐसी भौतिक राशि जिसका मात्रक डिबाई है, बताओ वो भौतिक राशि कौन सी है? तो आप जवाब क्या देंगे? वो भौतिक राशि कौन सी हो गई? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसका मात्रक कूलाम गुणा मीटर और डिबाई। अब आपको ध्यान में रखना है कि डिबाई और कूलाम गुणा मीटर में रिलेशन क्या होता है। आप ध्यान रखेंगे, एक डिबाई बराबर 3.3 इंटू 10 की पावर -30। आगे क्या आ जाएगा? कूलाम गुणा मीटर। समझ में आ रही बात? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अर्थ हो गया विद्युत द्विध्रुव में स्थित आवेशों का परिमाण तथा आवेशों के मध्य विस्थापन के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह इसका मात्रक आ गया, यह दूसरा मात्रक हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी विमा की। देखो बेटा, विमा में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। क्या लिखा हुआ है? कूलाम गुणा मीटर। कूलाम क्या है? आवेश। हम सब लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था I बराबर क्या होता है? Q/T। इसका मतलब Q बराबर क्या हो गया? IT। I क्या है? विद्युत धारा। तो Q की जगह आ गया IT, यानी धारा इंटू समय। इसकी जगह आप कूलाम की जगह क्या लिख सकते हैं? IT, और ये आपका मीटर है। अब I विद्युत धारा जिसकी विमा क्या होती है? A। ये T समय जिसकी विमा क्या होती है? T। मीटर दूरी, विस्थापन आपको बता रखा है। दूरी हो चाहे विस्थापन हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, इन सब की विमा क्या होती है? L। तो आप लोग क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा क्या होती है? ATL। क्लियर होगी बात? अब बच्चों हम लोग जो विद्युत द्विध्रुव है उसके उदाहरणों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरणों को समझे इसके पूर्व विद्यार्थियों अपन लोग एक महत्वपूर्ण बात पढ़ना चाह रहे हैं, वो है विद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता। विद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता, इस टॉपिक को आप लोग समझ लेना, इसको उतारने की जरूरत नहीं है। इससे आप लोगों के यह बात क्लियर हो जाएगी कि इसके जो हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं उनके पीछे क्या लॉजिक है। आप लोग ज़्यादा तो नहीं, 8वीं कक्षा से कम ये बात पढ़ते आ रहे हैं कि प्रत्येक परमाणु या अणु में क्या क्या होते हैं? ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन और क्या होते हैं? धनावेशित प्रोटॉन। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन और धनावेशित प्रोटॉन। हम सब लोगों को यह भी जानकारी है परमाणु के दो भाग होते हैं, एक नाभिक और एक होता है बाह्य भाग। हमने 11वीं कक्षा में यह बात भी पढ़ी है कि जो परमाणु है उस परमाणु का आकार बहुत ही अल्प होता है, 10 की पावर -10 मीटर। परमाणु का जो भाग नाभिक है उसका आकार उससे भी छोटा, और यह होता है 10 की पावर -14 मीटर या 10 की पावर -15 मीटर। तो हम इस बात को इस ढंग से समझ सकते हैं कि प्रत्येक परमाणु या अणु में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन
और धनावेशित प्रोटॉन अत्यधिक लघु आयतन में स्थित होते हैं। क्योंकि आकार छोटा है तो बात स्वतः स्पष्ट हो गई कि ये अत्यधिक लघु आयतन में स्थित होते हैं। यहां पर ये जो अत्यधिक लघु आयतन है, इस लघु आयतन में आवेश का वितरण विद्यार्थियों बाह्य प्रेक्षण बिंदु के लिए इस प्रकार से व्यवहार करता है कि जैसे संपूर्ण आवेश एक ही बिंदु पर केंद्रित हो। एक्चुअल में एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं है, अलग अलग है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि संपूर्ण आवेश एक ही स्थान पर केंद्रित है। तो यह जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम दिया जाता है वितरण केंद्र। इसको बोलते हैं वितरण केंद्र। लेकिन एक्चुअल में धनावेश और ऋणावेश के वितरण केंद्र क्या होते हैं? अलग अलग। ये मान लीजिए धनावेश का वितरण केंद्र हो गया और ये हो गया ऋणावेश का वितरण केंद्र। तो ऐसे जो परमाणु या अणु है जहां पर धनावेश और ऋणावेश के वितरण केंद्र अलग अलग होते हैं, उनको विद्यार्थियों आप लोग ध्यान रखना, उनको आप लोग बोलेंगे ध्रुवी अणु या बोलेंगे ध्रुवी परमाणु। ये जो ध्रुवी अणु या ध्रुवी परमाणु है, ये किसका निर्माण करते हैं? ये निर्माण करते हैं विद्युत द्विध्रुव का। तो अब यहां पर आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगी बात कि इसके एग्जाम्पल हम जो देना चाह रहे हैं वो एक्चुअल में सही है अथवा गलत। देखो, बात करते हैं अपन लोग HCl की। HCl में क्या हो गया? ये तो हो गया हाइड्रोजन आयन और ये हो गया क्लोराइड आयन, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति वाले आवेशों का युग्म। यहां पर क्या हो गया? धनावेश का वितरण केंद्र अलग और ऋणावेश का वितरण केंद्र अलग। तो ये अपने आप में कैसे अणु हो गए? ध्रुवी अणु हो गए। तो HCl हो सकता है इसका एग्जाम्पल, NaCl हो सकता है। इसके अलावा बच्चों अभी अपन ने जो बात की है कि ध्रुवी अणुओं में तो क्या होता है? धनावेश और ऋणावेश के जो वितरण केंद्र है पृथक पृथक होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अणु या परमाणु भी होते हैं जिनके वितरण केंद्र वो एक ही बिंदु पर होते हैं, एक दूसरे के संपाती होते हैं। लेकिन इनकी खास बात क्या है? जब इन्हें हम लोग बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये जो वितरण केंद्र है वो क्या हो जाते हैं? पृथक पृथक हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये द्विध्रुव मूल रूप में नहीं थे, ये क्या हो गए? प्रेरित विद्युत द्विध्रुव हो गए। तो इस आधार पर बच्चों आप लोग कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? HCl हो गया, NaCl हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका अर्थ लिखिए, इसकी विमा लिखिए और साथ में पूछ लेते हैं विद्युत द्विध्रुव को प्रदर्शित करने वाले कोई दो उदाहरण दीजिए। तो आप लोग इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। इस विद्युत द्विध्रुव में जो हमारा चैप्टर बचा हुआ है, इसमें 4 नंबर का एक बड़ा प्रश्न आने की संभावना इस साल जरूर है 2021 की बोर्ड परीक्षा में। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा, इन दोनों पर तीव्रता का व्यंजक हमें स्थापित करना होता है। तो दोनों में से एक की प्रबल संभावना रहती है। तो आज अपन लोग पढ़ रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्षीय रेखा पर तीव्रता का व्यंजक। ध्यान से समझना, विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम सब लोगों को पता है विद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या हो गया? समान परिमाण और विपरीत प्रकृति वाले आवेशों का एक ऐसा युग्म जिसमें दोनों आवेश एक दूसरे के अति निकट स्थित हो, उसे हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। मान लिया हमने -q तो है बिंदु A पर और +q है बिंदु B पर। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है वो रेखा कहलाती है बच्चों इसकी अक्षीय रेखा।
ये होगी इसकी अक्षीय रेखा। इस अक्षीय रेखा को आप लोग कहीं भी बढ़ा दीजिए आगे, ये हमेशा क्या रहेगी, अक्षीय रेखा ही रहेगी। ये आपका -q है, ये -q है। दोनों आवेशों के मध्य का विस्थापन बच्चों हमने मान लिया है d। आप लोग अनेक टेक्स्ट बुकों से पढ़ते हैं, कई किताबों में आपको ये विस्थापन 2d से प्रदर्शित किया हुआ मिलेगा, कई किताबों में 2a है, कई किताबों में 2l है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको तो विस्थापन लेना है। यह मान लिया हमने द्विध्रुव का मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु हो गया। अब इस अक्षीय रेखा पर कोई भी बिंदु ले लिया हमने, जैसे हमने मान लिया फॉर एग्जाम्पल ये S कोई बिंदु है, कहाँ पर है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर। यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आपको पता तो होना चाहिए कि आखिर में ये बिंदु विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है। हमने यह मान लिया कि यह मध्य बिंदु से r दूरी पर है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया है, हमें क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्ट यह हो गया है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित जो बिंदु S है, वहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमारा जो पूर्व का ज्ञान है वो ये कहता है कि किसी भी स्थान पर जो विद्युत क्षेत्र है वह एक या अनेक स्थिर अथवा गतिमान या परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण से उत्पन्न होता है। यहाँ पर बेटा कितने आवेश हैं, एक -q एक +q। हमने मान लिया है कि -q के कारण से तो विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है, E1 हो रहा है, और +q के कारण से कितना हो रहा है, E2 हो रहा है। आप लोगों को मैं याद दिला दूं, जब हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं जब पढ़ी थी, तब मैंने आपको ये बात समझाने का प्रयास किया था। एक बार पुनः समझ लीजिए। जैसे यह धनावेश है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या थी, किसी भी आवेशित पिंड के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह बल अनुभव करे, तो वह उस आवेशित पिंड का क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र। ये यहाँ पर आपका पॉजिटिव आवेश है। अब इसके क्षेत्र में कहीं से भी यदि आप धनावेश को लाने का प्रयास करेंगे तो धनावेश धनावेश एक दूसरे को क्या करेंगे, वही प्रतिकर्षित करेंगे। कहीं से भी लाइए आप लोग, हमेशा ये प्रतिकर्षित करेंगे। इसका मतलब विद्यार्थियों हम लोग क्या कह सकते हैं कि धनावेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वे आवेश से बाहर की ओर यानी आवेश से अनंत की ओर। यदि यहाँ पर -q आवेश होता तो बात स्पष्ट है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा है या जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वे अनंत से आवेश की ओर होती। तो इस आधार पर हमारी यह बात क्लियर हो चुकी है ये बात क्लियर हो गई कि -q के कारण से जो E1 उत्पन्न हो रहा है उसकी डायरेक्शन किधर हो गई, आवेश की ओर, और +q के कारण से जो विद्युत क्षेत्र हमने माना है उसकी डायरेक्शन होगी आवेश से बाहर की ओर। तो यहाँ पर ये E1 -q के कारण से, तो यह तो हो गई है बच्चों E1 की डायरेक्शन, और ये +q के कारण से माना है आपने E2, इसकी डायरेक्शन हो गई बाहर की ओर, ये हो गया E2। अब आप लोगों ने जब विद्युत क्षेत्र वाला टॉपिक पढ़ा था उस समय मैंने आपको एक बात बताई थी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सामान्य सूत्र है वो यह था, E बराबर, चूंकि ये वेक्टर राशि होती है तो आप कह सकते हैं वेक्टर E बराबर KQ/r², K का मतलब 1/4πε0 यह हो गया है 1/4πε0 Q/r²r²। तो यह जो हमारा बेस है, तीव्रता का सामान्य सूत्र है, इसका हम सहारा लेते हुए E1 और E2 का मान निकालेंगे। E1 किसके कारण से माना है हमने, -q के कारण से। तो हम क्या बोलेंगे, -q के कारण कौन से बिंदु पर भाई, अभिष्ट बिंदु कौन सा माना आपने,
एस माइनस क्यू के कारण एस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या मान लिया हमने इसको, E1। E1 बराबर क्या आ जाएगा, देखो आपके सामने सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो आना ही आना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और क्या लिखा हुआ है, Q आवेश। हम कौन से आवेश की बात कर रहे हैं फिलहाल, माइनस क्यू, तो यहां पर क्या आ गया, ये माइनस क्यू बट्टे क्या है, आर का स्क्वायर, आर का मतलब दूरी का वर्ग। तो यहां पर आप लोगों को सावधानी रखने की जरूरत है, आप जल्दबाजी में आर लिख दो, यहां पर आर से आशय है आवेश की अभिष्ट बिंदु से दूरी। आवेश कौन सा है हमारा, माइनस क्यू, कहां पर है, ए पर, अभिष्ट बिंदु कौन सा है, एस। तो आप लोग आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, एस का स्क्वायर। दोबारा सुन लीजिए, आर का मतलब होता है आवेश की अभिष्ट बिंदु से दूरी, तो यह आ गया है यहां पर एस स्क्वायर। अब आप बता दीजिए यहां पर दिशा, E1 की दिशा किधर है, अंदर की ओर, यानी एस से एक की ओर, तो आप बोल देंगे एस ए दिशा। आप लोग चाहो तो यहां पर एकांक सदिश लगा दीजिए, कोई भी मान लिया आपने, ये मान लिया आपने एस के। अब अपन लोग एस का मान देखते हैं, देखो चित्र की ज्यामिति से एस क्या बन जाएगा, ए ओ प्लस ओ एस, यहां पर बन जाएगा ये ए एस बराबर ए ओ प्लस ओ एस, बन गया अभी। अब ये ओ क्या है, ए बी का मध्य बिंदु, इसका मतलब ओ की ए से दूरी और O की B से दूरी बराबर है, यानी विस्थापन कितना मान रखा है, D, तो यह हो गया D/2 और यह भी क्या हो गया, D/2। तो हम क्या बोल देंगे, AS बराबर, बोलो बेटा, AO की जगह क्या आ गया, D/2, AO की जगह आ गया D/2 प्लस OS। OS क्या है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अभिष्ट बिंदु की दूरी कितनी है, ये R। तो AS बराबर क्या आ गया, D/2 प्लस R। तो ये AS का मान रख दीजिए, तो इससे वैल्यू आ जाएगी हमारी वेक्टर E1 बराबर, ये माइनस पहले ले लिया हमने, माइनस Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 और AS की जगह आ गया R प्लस D/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये आ गया S के। ये समीकरण नंबर 1 आ गई है। कोई बात भूलनी नहीं है, एप्सिलॉन 0 का मतलब क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। क्लियर हो रही बात, ये E1 का मान आ गया। अब अपन बात करते हैं प्लस Q के कारण से, यह आ जाएगा प्लस Q के कारण, कौन सा बिंदु है आपका अभिष्ट बिंदु, S है, प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हमने क्या माना है, E2। E2 बराबर क्या होगा, सूत्र आपके सामने है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर क्या है आवेश Q। जब हमने माइनस Q की बात की थी तो यहां पर माइनस Q, अब हम बात कर रहे हैं प्लस Q, तो यह आ गया है प्लस Q। अब बताओ नीचे क्या आएगा, आ देखो दूरी का वर्ग लिखना है, दूरी कौन सी, आवेश की अभिष्ट बिंदु से दूरी, प्लस Q कहां पर है, B पर, अभिष्ट बिंदु कौन सा है, S, तो दूरी क्या आ जाएगी यहां पर, BS का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा R स्क्वायर की जगह आ जाएगा BS का होल स्क्वायर। दिशा बता दीजिए, ये E1 तो थी माइनस Q के कारण से, तो आपने कहा है माइनस के लिए डायरेक्शन होती है आवेश की ओर, अंदर की ओर, प्लस Q के कारण से मानना है E2, इसकी डायरेक्शन हो गई बाहर की ओर, तो E1 की डायरेक्शन तो हो गई थी S A दिशा में और E2 डायरेक्शन हो गई B से S की ओर, तो आप बोलेंगे इसको BS दिशा। ये विद्यार्थियों हमारा E2 का मान आ गया। यहां पर भी आप S कैप लगा सकते हैं, एकांक सदिश। अब आपको BS का मान देखना है, चित्र की ज्यामिति से समझिए। यदि ये O से S तक की जो डिस्टेंस है उसमें से हम OB घटा दें तो क्या बच जाएगा, BS। तो आप कह सकते हैं OS बराबर, बोलो क्या आ गया, OS बराबर नहीं, हमें लिखना है BS का मान, तो ये आ गया BS बराबर OS माइनस OB। BS बराबर क्या आ गया, OS माइनस OB। OS खुद कितना है, R, तो ये आ जाएगा बराबर R।
माइनस OB कितना है d/2, तो यह आ गया r माइनस d/2। तो आपके पास जो BS का मान आया है उसको यहां पर रख दीजिए, तो इससे वैल्यू आ जाएगी E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे क्या करना है BS का होल स्क्वायर। BS किसके बराबर OS माइनस OB, कितना मान है R माइनस d/2, तो ये क्या आ गया R माइनस d/2 का होल स्क्वायर, और साथ लिख दिया हमने S के। ये समीकरण नंबर 2। हमारा विद्यार्थियों मुख्य टारगेट क्या है? हमारा मुख्य टारगेट है द्विध्रुव के कारण इसकी अक्षीय रेखा पर इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर जो बिंदु S है वहां पर तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां पर तीव्रता माइनस Q के कारण से E1 आ गई, प्लस Q के कारण से E2। E1 और E2 दोनों एक ही रेखा के अनुदिश है, हालांकि डायरेक्शन क्या है E1 की तो इधर और E2 की उधर। E1 और E2 एक ही रेखा के अनुदिश है लेकिन दिशाएं विपरीत है। तो यहां पर बिंदु S पर जब हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं बिंदु S पर परिणामी विद्युत क्षेत्र वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। समीकरण नंबर 3 आ गए हमारे पास में बच्चों। E1 का मान समीकरण 1 से है, E2 का मान समीकरण 2 से है। इन दोनों समीकरणों का यानी 1 और 2 का प्रयोग कहां कर देंगे समीकरण 3 में। आप समझते जाना, यह आ जाएगा वेक्टर E बराबर, देखो E1 में Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0, E2 में भी Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये हम लोग कॉमन ले सकते हैं, Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0 हमने ले लिया कॉमन। अब कोष्टक में क्या आ जाएगा, यहां से क्या बचेगा -1 बट्टे R प्लस d/2 का होल स्क्वायर, और यहां से क्या बचेगा +1 बट्टे R माइनस d/2 का होल स्क्वायर। हमारी गणना थोड़ी आसान हो तो हम पहले प्लस वाला पद ले लेते हैं। यह आ जाएगा 1 बट्टे R माइनस d/2 का होल स्क्वायर। माइनस का निशान, ये क्या आ गया, यहां से माइनस का निशान आ गया 1 बट्टे R प्लस d/2 का होल स्क्वायर। इस कोष्टक को बड़ा कर दीजिए आप लोग, बड़ा कोष्टक बन जाएगा ये, और साथ में क्या आ गया ये S के। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। यह आ जाएगा वेक्टर E बराबर Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0। इसका आप लोग ले लेंगे बच्चों LCM। इसको दिमाग में समझिए आप A, इसको समझिए B। क्या बन गया ये A माइनस B का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया A प्लस B का होल स्क्वायर। तो इनका एलसीएम, इन दोनों का गुणा यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। A की जगह R तो A स्क्वायर R स्क्वायर, माइनस B स्क्वायर B की जगह d/2 तो ये आ गया D स्क्वायर बट्टे 4 इसका होल स्क्वायर। इसको सरल करते हैं, इसका भाग आपने दे दिया, इसमें क्या बचेगा, ये दोनों का गुणा ही तो है। क्या बच गया R प्लस d/2 का होल स्क्वायर, माइनस का निशान, यहां से क्या बच जाएगा R माइनस d/2 का होल स्क्वायर। इसको और सरल कर लेते हैं, यहां तक दिक्कत है किसी के, और आगे क्या चल रहा है हमारा S के। इसको और सरल करते हैं, यह आ जाएगा वेक्टर E बराबर Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0। हमारा लघुत्तम आया हुआ है R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बट्टे 4 का होल स्क्वायर। पहले वाले कोष्टक को खोल दीजिए, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बट्टे 4 प्लस 2, A की जगह कितना आ गया R, B की जगह d/2।
आगे निशान माइनस का। इस कोष्ठक को खोलिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। निशान माइनस का पहले से बाहर है तो अंदर वाले सारे निशान बदल जाएंगे। r स्क्वायर किसका हो जाएगा, प्लस का, लेकिन निशान पहले किसका है, माइनस का, तो ये आ गया माइनस r स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर यानी डी स्क्वायर बट्टे 4, पहले निशान किसका, माइनस का, तो माइनस डी स्क्वायर बट्टे 4 माइनस 2ab, लेकिन निशान पहले किसका, माइनस का, क्या बन गया ये, प्लस 2ab 2r इंटू डी बाई 2, और आगे क्या आ गया ये एस के। बोलिए बच्चों, यहां तक किसी की दिक्कत है? जहां कहीं भी दिक्कत हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल, प्लस डी स्क्वायर बट्टे 4 माइनस डी स्क्वायर बट्टे 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, वेक्टर E इज इक्वल टू क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहां पर आ गया है बच्चों, ये बच गया प्लस आर डी, ये बच गया प्लस आर डी प्लस आर डी बराबर क्या हो गया, 2rd, यह आ गया 2rd, और बट्टे में क्या है, बट्टे में है आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बट्टे 4 का होल स्क्वायर, और ये है साथ में एस के। हम लोगों ने विद्यार्थियों जब विद्युत द्विध्रुव का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो क्या जानकारी ली थी, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति वाले आवेशों का एक ऐसा युग्म जिसमें दोनों आवेश एक दूसरे के अति निकट स्थित हो। इसका मतलब ये जो डी विस्थापन है ये बहुत ही कम है, इसका मतलब ये भी हो गया कि d/2 तो और भी कम है, और यह इसकी अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु है जिसकी दूरी आपने मध्य बिंदु से r मानी है, तो हम कह सकते हैं d/2 का मान r की तुलना में बहुत ही छोटा है। d/2 इज मच मच लेस देन r। इसका मतलब इसका जो स्क्वायर है वो भी इसके स्क्वायर की तुलना में बहुत ही छोटा होगा। तो आप दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी स्क्वायर बट्टे 4। इसका मतलब डी स्क्वायर बट्टे 4 को आप लोग आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। जब छोड़ देंगे तो हमारे पास में मान क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा वेक्टर ई बराबर क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां पर ऊपर तो क्या है 2rd, और नीचे आ जाएगा विद्यार्थियों, आप कह रहे हैं कि डी स्क्वायर बट्टे 4 आर स्क्वायर तुलना में बहुत ही कम है, तो डी स्क्वायर बट्टे 4 को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ देंगे, तो यह हो गया आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आर की पावर 4, और यह आ गया है एस के। बोलो कोई दिक्कत है किसी के? यहां पर बीच में एक बात और बता दूं मैं आपको, जिस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की हम बात कर रहे थे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वह हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। यह ध्यान रखना, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। अब यहां पर r की पावर 1, यहां पर r की पावर 4, तो नीचे पावर कितनी रह गई, 3। तो हमारे पास में वैल्यू आ गई वेक्टर ई बराबर, इसको 2 को पहले लिख दिया हमने, ये 2 आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 है ही आपका, r की पावर 3 है ही। अब अंदर क्या रह गया, क्यू डी, तो ये आ जाएगा अंदर क्यू डी, और साथ में क्या है ये एस के। हम लोगों ने बच्चों थोड़ी देर पहले बात समझी थी कि द्विध्रुव में स्थित आवेश का परिमाण और आवेशों के विस्थापन के गुणनफल को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये क्या बन जाएगा, वेक्टर P बराबर क्यू डी, साथ में क्या आ जाएगा, दिशा के लिए एकांक सदिश, तो क्यू डी इंटू एस केप, इसकी जगह क्या आ जाएगा, वेक्टर P। तो बच्चों हमारा सूत्र बन जाएगा वेक्टर E बराबर 2/4 पाई एप्सिलॉन 0 r की पावर 3, और यहाँ पर क्या आ गया, वेक्टर P। अब थोड़ा सा हमारे ये अच्छी तरह से याद हो जाए, क्योंकि अपन लोग हमेशा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को प्राय क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं और वेक्टर E बराबर 2 तो है ही,
इसको क्या लिख दिया हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को के का मतलब कूलाम नियतांक, एप्सिलॉन 0 का मतलब निर्वात की विद्युतशीलता, तो यह आ गया है 2k वेक्टर p बट्टे r की पावर 3। यह बच्चों विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया है। आ रही बात समझ में? तो आप सारे विद्यार्थी यहां तक आज नोट कर लेंगे। कोई दिक्कत हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर लेंगे, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। आप सबका धन्यवाद। राजू जी आ जाओ। ओ अब आप तानसा को भी क्या कर लूँगा, पल थे बनाओगे, थे बनाओगे राजू जी? है